एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंगरूट। मैं हूं अंशिमा शर्मा और आज के इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे इस खूबसूरत कोट के साथ। आई माइट डिसएग्री विद योर ओपिनियन बट आई एम विलिंग टू गिव माई लाइफ फॉर योर राइट टू एक्सप्रेस इट। देखिए, एक ही चीज़ को देखने के बहुत सारे नज़रिए हो सकते हैं और हर इंडिविजुअल का नज़रिया अलग अलग होता है। लेकिन कई बार क्या करते हैं कि हम अपने ओपिनियन को सही मानकर सामने वाले को मौका ही नहीं देते हैं उसकी बात रखने का, विच इज़ नॉट अ साइन ऑफ गुड पर्सनैलिटी। तो अगर आप एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छे व्यक्तित्व का परिचय देना चाहते हैं या फिर अच्छी क्वालिटी अपने अंदर इनबिल्ट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप सामने वाले को इक्वल चांस दें अपनी बात को रखने का। हो सकता है आप उसकी बात से अग्री ना करें, लेकिन फिर भी अगर आप पेशेंटली उसकी बात को सुनते हैं तो दैट विल बी अ साइन ऑफ गुड पर्सनालिटी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। तो कोऑपरेटिव बैंक्स वो बैंक्स होते हैं विच आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ कोऑपरेटिव बेसिस, कि मतलब कोऑपरेट किया जाएगा एक दूसरे को। तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं, ये मेंबर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। जो आपके मेंबर्स होंगे वो लोग ही कोऑपरेटिव बैंक स्टार्ट करेंगे और फिर उसे क्या करेंगे, उसे रन भी करेंगे। ये मेंबर्स की ही ज़िम्मेदारी होती है पूरी तरह से कि वो कोऑपरेटिव बैंक्स को आगे लेके जाए, उसको आगे बढ़ाए। तो कोऑपरेटिव बैंक्स का जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें मिनिमम आपके 10 मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन आपके मैक्सिमम जो नंबर है वो स्पेसिफाई नहीं करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। लेकिन इसमें क्या होता है कि कंपनीज़ की तरह नहीं होता कि जिनके जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे उतना ज़्यादा उनका वोटिंग राइट रहेगा। नहीं, हो सकता है कि एक मेंबर के पास सिर्फ 5 शेयर हो और दूसरे मेंबर के पास 10,000 शेयर हो, लेकिन फिर भी क्या होगा, जो वोटिंग राइट होगा वो दोनों मेंबर्स का इक्वल रहेगा, राइट। तो आपका जो ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, कोऑपरेटिव बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, इनका भी काम कमर्शियल बैंक की तरह क्या होता है कि वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करे और मनी लेंड करे। मेनली इसमें जो ट्रांजैक्शंस होती है वो मेंबर्स के साथ ही होती है, लेकिन उनके अलावा अगर स्मॉल फार्मर्स और छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं तो उनको भी मनी लेंड किया जाता है बाय कोऑपरेटिव बैंक्स। तो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट तो 1912 में आया था, लेकिन फिर इसमें बहुत सारी आगे अमेंडमेंट्स वगैरह होती गई, या फिर आप कह सकते हो कि नई-नई चीज़ें ऐड ऑन होती गई, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। लेकिन देयर वाज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, जिसके अंतर्गत क्या है कि जो आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक ही स्टेट तक कन्फाइंड रहे, राइट? वो अपना बिज़नेस मोर देन वन स्टेट में भी स्प्रेड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में। तो आपके जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनको क्या कर किया जाता है, देयर आर ड्यूल रेगुलेटरी बॉडीज़, मतलब कि 2 रेगुलेटरी बॉडीज़ है जो इसे रेगुलेट करती है। एक तो आपका है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 और फिर दूसरा है आपका रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और फिर बैंकिंग लॉज़ जो कि एप्लीकेबल है टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965, उनके द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है, राइट। तो जिस तरह से हम कमर्शियल बैंक्स में कहते हैं कि देयर इज़ अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो उसी तरह से आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक एक्ट में है आपका 1965, जिसमें कि बैंकिंग लॉज है एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, राइट। तो ये कब आया था एग्जिस्टेंस में, 25 सितंबर 1965 को, जब आपके जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ये तो 1912 से ही एग्जिस्टेंस में है, राइट। बहुत सारे लेवल पे क्या होता है, कोऑपरेटिव बिजनेस रन किया जाता है, लेकिन बैंकिंग में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट है वो रहा आपका 1965 के बाद में, राइट। तो आपका जो ये एक्ट है 1934, मतलब कि आपका आरबीआई एक्ट 1934 एंड द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग बैंकिंग बिजनेस ऑफ सर्टन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फॉर मैटर्स कंसर्न देयरविद, यानी कि ये जो इसमें चेंजेस किए गए थे, ये जो बैंकिंग लॉज में चेंजेस किए गए थे बाय विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग लॉज एक्ट 1965, वो सिर्फ किस वजह से थे, जो आपका ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने बैंकिंग का बिजनेस शुरू किया, ठीक है, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स में डिफरेंस क्या होता है। तो ये आपका है कमर्शियल बैंक्स और ये है आपके कोऑपरेटिव बैंक्स के फीचर्स। तो आपका जो कमर्शियल बैंक है, इसका जो गवर्निंग एक्ट है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और वहीं अगर हम बात करें कोऑपरेटिव बैंक्स की तो इट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965। मोटिव ऑफ ऑपरेशन क्या है कमर्शियल बैंक्स का, तो सीधा सा मोटिव रहता है प्रॉफिट अर्न करना, जबकि आपके जो
कोऑपरेटिव बैंक्स है, इनका मोटिव होता है सर्व करना, किनको, अपने मेंबर्स को, राइट। और मेन फंक्शन क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंडिंग लोन्स टू इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस, राइट। तो आपका कोऑपरेटिव बैंक का भी यही फंक्शन है, लेकिन ये जो मेनली फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं दैट इज़ फॉर द मेंबर्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंबर्स से ही डिपॉजिट लिए जाएंगे या मेंबर्स को ही लोन दिए जाएंगे। उसके अलावा पब्लिक के जो डिपॉजिट है वो भी एक्सेप्ट किए जाएंगे। और जब तक लोन देने की जहाँ तक बात है, तो जो भी आपके फार्मर्स रहेंगे या स्मॉल बिजनेसमैन है, तो उनको मनी लेंड किया जाता है बाय कोऑपरेटिव बैंक्स। तो आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कमर्शियल बैंक्स में कम होते हैं। जब हम आपको कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में, तो कमर्शियल बैंक से हमें कम इंटरेस्ट मिलता है, जबकि जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। अब इसका एक रीज़न ये भी है कि आरबीआई जो मनी लेंड करता है कोऑपरेटिव बैंक्स को या कमर्शियल बैंक्स को, उसमें भी डिफरेंस रहता है, राइट। तो आरबीआई भी क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा रेट चार्ज करता है, जबकि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स दे देते हैं, मनी लेंड कर देते हैं, राइट। तो इसीलिए क्या है कि कोऑपरेटिव बैंक्स आपको ज़्यादा बेनिफिट देने में एबल रहता है, और जो कस्टमर्स हैं वो भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की तरफ, राइट। तो देयर इज़ अ थ्री टायर स्ट्रक्चर। जिस तरह से हमारे, अगर हम कोर्ट्स की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, तो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब अलग अलग लेवल्स है। उसी तरह से जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स है, ये भी अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। जो सबसे छोटा लेवल है वो है आपका प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। अर्बन और एग्रीकल्चर दोनों के लिए ये काम करता है, राइट। लेकिन ये अलग अलग चीज़ें होंगी जो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट। फिर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और फिर आता है आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स सबसे बड़ा वाला लेवल है, एट अपेक्स लेवल आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स काम करते हैं। तो अभी चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सॉरी, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, वो आरबीआई से लाइसेंस लेते हैं ऑपरेट करने के लिए अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, राइट। दे आर रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। और जो आपके रेगुलेशन के लिए एप्लीकेबल होंगे लॉज, वो कौन से होंगे, 1965 वाले। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो आरबीआई है उसका कोई रोल नहीं है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि इट्स ड्यूल रेगुलेटरी बॉडी, मतलब कि दो बॉडीज़ के द्वारा रेगुलेट किया जाता है कोऑपरेटिव बैंक्स को। दे ऑपरेट एज द एपेक्स बैंक फॉर ऑल द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन द स्टेट। तो स्टेट में जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये क्या है, एक एपेक्स बैंक, मतलब एक हेड बैंक है, राइट, एक सबसे बड़े लेवल का बैंक है। तो दे कैन सीक परमिशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई टू ओपन देयर ब्रांचेज आउटसाइड द स्टेट। हमने बात की थी 2002 एक्ट के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के बारे में, जिसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, आपके जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है वो गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से या आरबीआई से परमिशन लेके अपना जो बिजनेस है उसे एक्सपेंड कर दे सकते हैं मोर देन वन स्टेट में भी। आरबीआई प्रोवाइड्स क्रेडिट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज थ्रू देम एट कंसेशनल रेट। तो अभी अभी जैसे हमने बात किया कि जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक से ज़्यादा मनी चार्ज करता है जब उसे मनी लेंड करता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो आरबीआई कम रेट पर उनको क्या करता है, मनी लेंड करता है, राइट। फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या होता है कि दे ऑपरेट एज एपेक्स बैंक फॉर ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होंगी उनके लिए एक एपेक्स बैंक की तरह काम करेगा। कौन सा बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जितने भी होंगे। मेन एक्टिविटी इज़ टू फंड अफिलिएटेड प्राइमरी सोसाइटीज़। तो जितनी भी आपकी प्राइमरी सोसाइटीज़ हैं, राइट, मतलब जो हमने बात किया था ये स्मॉल लेवल पे जो काम करती है, जितनी भी प्राइमरी सोसाइटीज़, उन्हें फंड करता है कौन, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंड फॉर डिफरेंट पर्पजेज। और अलग अलग पर्पजेज के लिए क्या करता है, मनी लेंड भी करता है और पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करता है। अब हम बात करेंगे प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की। तो इसमें क्या है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अलग हैं और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स अलग होंगे, राइट। तो आपके जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, थर्ड टायर जो बैंक्स हैं, वो है कैसे, दे आर नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, राइट, ठीक है, कि सिर्फ एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसके लिए नहीं
काम करेंगे, लेकिन उसके अलावा जितने भी अलाइड सेक्टर्स हैं उनके लिए ये क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। दे ऑपरेट मोस्टली इन द अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया। ये क्या करते हैं, शहरों में ज़्यादातर काम करते हैं, या फिर शहरों के साथ बाउंड्री लगते हुए जो आपके विलेजेस होते हैं, मतलब वो ना तो रूरल एरिया में आते हैं ना अर्बन में आते हैं, मतलब सेमी अर्बन एरियाज जिनको कह सकते हैं, तो ये उनके लिए काम करते हैं, उस लेवल पे काम करते हैं। दे प्रोवाइड ट्रेड, हाउसिंग, फाइनेंस एंड अदर पर्पजेज। तो ये ट्रेड करने के लिए, हाउसिंग को फाइनेंस करने के लिए और अदर पर्पज से क्या करते हैं, मनी लेंड करते हैं। और ये भी क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से डिपॉजिट, ठीक है, बट दे ऑल्सो वर्क ऑन बोरोड कैपिटल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, इसके अलावा ये मनी बोरो भी करते हैं, जैसे कि हमने बात किया था कि आरबीआई से ये मनी बोरो करते हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। वहीं पे हम बात करें प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो दे सर्व फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली, राइट। विलेज लेवल पे आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसे केटर करता है हमारा प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स। फिर अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली कुछ एक चेंजेस किए गए हैं कोऑपरेटिव बैंक्स में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो आपका रेगुलेटरी बॉडी है, तो इसमें जिस तरह से हमने कहा था कि आरबीआई भी इसे रेगुलेट करता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी, लेकिन आरबीआई क्या करता था कि बाहर से सिर्फ सुपरवाइज करता था, ज़्यादा पावर्स नहीं थी आरबीआई के पास, ठीक है। तो मेनली जो डायरेक्टली क्या करता था, अगर हम बोले कि मैनेज करता था, कंट्रोल करता था, तो वो कौन थे, वो था आपका स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, राइट। वहीं 2019 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स वाला स्कैम सामने आया। ये बैंक डिसॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा था, क्योंकि क्या होता है कि जब आरबीआई का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, तो ये लोग क्या है, अपनी मनमर्जी करेंगे, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंस होते थे ये बैंक्स, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अंदर क्या फ्रॉड चल रहा है, उस चीज़ को सुपरवाइज करना या उस चीज़ को डायग्नोज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि आरबीआई का क्या था, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं। ऑल्दो इन बैंक्स को बाद में टेक ओवर कर लिया गया आरबीआई के द्वारा, और उनका जो बोर्ड था उसे डिसॉल्व कर दिया गया, लेकिन फिर भी जो ये फ्रॉड्स वगैरह हुए, दे वर नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ बैंकिंग सिस्टम, उनकी इमेज के लिए अच्छा नहीं था। तो अभी इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, ये सारे जो फ्रॉड्स आ रहे थे सामने, ठीक है, इन सब को देखते हुए क्या किया गया, एक ऑर्डिनेंस लाया गया फॉर ऑल अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, कि अब ये जो बैंक्स है दे विल वर्क अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो इसमें क्या हो गया कि अब इसमें कौन आपका सीईओ रहेगा इन बैंक्स में, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना, तो पहले तो सीईओ का चुनाव नहीं किया जाता था आरबीआई के द्वारा, राइट। और जो मैनेजमेंट वगैरह वो सारा चीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत देखी जाती थी चीज़ें, लेकिन अभी क्या हो गया है कि इन सब फ्रॉड्स को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों को कम करने के लिए क्या रिकमेंडेशंस की गई कि जो कोऑपरेटिव आपके बैंक्स हैं, उनको भी क्या करना चाहिए, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, या उनके लिए भी आरबीआई द्वारा ही गाइडलाइंस इशू की जानी चाहिए, ताकि उनके परफॉर्मेंस को भी इफ़ेक्टिव बनाया जा सके, और जो आपकी पब्लिक है उन्हें फ्रॉड का शिकार ना होना पड़े। क्योंकि क्या है कि आपकी जो पब्लिक है उनका बैंकिंग सिस्टम में फेथ बना रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक फाइनेंस है वो किसी न किसी तरह से हमारी इकोनॉमी को चलाए हुए है, ठीक है। तो अगर ये जो एक मेन रीढ़ की हड्डी है, अगर वही टूट जाए, लोगों का विश्वास टूट जाए बैंकिंग व्यवस्था में, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए क्या किया गया कि जितने भी अर्बन लेवल के और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे, वो डायरेक्ट सुपरविजन के अंडर आएंगे, किसके, आरबीआई के। अब बेनिफिट्स क्या होंगे इन चेंजेस के, तो बेनिफिट्स ये हैं कि सबसे पहले तो आरबीआई एम्पावर हो जाएगा अर्बन और स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स को डील करने के लिए, ठीक है, उन्हें रेगुलेट करने के लिए। दूसरा आपका एक सरफेसी एक्ट होता है, जिसे हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये जो एक्ट है ये एक इफ़ेक्टिव टूल है बैड लोन्स को रिकवर करने के लिए, राइट। और अब अगर जब आरबीआई के हाथों में सारा कंट्रोल चला गया है, तो कहीं ना कहीं डिपॉजिटर के मन में फेथ भी बढ़ जाएगा, क्योंकि देयर विल बी समबडी हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जो अकाउंटेबल होगा, या फिर जो आपके डिपॉजिट्स की जिम्मेदारी लेगा, इस चीज़ की जिम्मेदारी लेगा कि आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा, या जो आपका पैसा है वो नहीं डूबेगा, राइट। अगर हम अभी एट प्रेजेंट बात करें, तो देर आर 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया।
फिर अभी भी जो इश्यूज़ रहते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ, वो ये है कि आपके जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो अभी भी क्या रहेंगे, दे विल रिमेन अंडर द ड्यूल रेगुलेशन। तो यानी कि जो भी आपकी मिस गवर्नेंस है या फ्रॉड है, वो आपके क्या हो सकते हैं, वो सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स जो होंगे वहाँ पे तो वो डील हो जाएंगे, राइट। लेकिन जो आपका रूरल लेवल पे यही सारी चीज़ें होने के चांसेस अभी भी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल और अर्बन लेवल के जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन्हें आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर लाया गया है। तो दिस वाज इट अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।